ओके, तो ये मेरा फोल्डर है यहाँ पे एक मैस्कॉम में। ये दिस इज माय फोल्डर, न्यू कोड नाम का एक फोल्डर है। इसमें मैंने कुछ टेस्ट इमेजेस ले रखी है, ठीक है। ये ईटी टीबी दिस आर द टेस्ट इमेजेस, और ये मेरा डाटा है, ठीक है। डाटा में देखो आपने नंबरिंग, हमने नंबरिंग कैसे करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे देखेंगे 1 से लेकर 5 तक एक कैटेगरी है, ठीक है, क्लास 1। 6 से लेकर 10 तक क्लास 2 है, 11 से लेकर 15 तक क्लास 3 है, और 16 से लेकर 20 तक क्लास 4 है। तो हमारे पास में 4 क्लासेस हैं। क्या क्या है, वॉलीबॉल, एलिफेंट, ह्यूमन फेस और टाइगर। दिस आर दी 4 डिफरेंट क्लासेस दैट वी है। हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो फेसेस हैं, ठीक है, वो टेस्ट फेस उससे अलग है। देखो ये टेस्ट ह्यूमन जो है ये ओबामा का फेस है, जबकि हमारे जो ट्रेनिंग फेसेस में ओबामा नहीं है, ठीक है ना। इसमें ये पुतिन वगैरह ये है, बट ओबामा नहीं है। उसी तरीके से टाइगर के भी फेसेस का क्लियरली देख लो। ये जो टाइगर के फेसेस हैं, ये ट्रेनिंग के लिए हम फेसेस यूज करने वाले हैं, बट टेस्टिंग के लिए ये वाला टाइगर का फेस यूज होने वाला है, जो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। मतलब व्हाट आई मीन कि हमने डाटा को ट्रेनिंग के लिए जिसका यूज किया है, एग्जैक्टली वो यूज नहीं कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए कुछ नई डाटा हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये फिनोमिना है कि भाई हमें जिन डाटा के हिसाब से सेटिंग करिए, उसके अलावा कोई डाटा अपन टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। चलो अब अपन क्या करते हैं बेसिकली कि मैंने सबसे पहले तो प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। और प्रोग्राम में क्या करना है, इमेज क्लासिफिकेशन करना है यूजिंग सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन में मैंने कुछ कर्नल मेथड्स बताए थे, तो मैं सबसे पहले आपको उस कोड को बताता हूँ कि कैसे करेंगे। तो आई एम टेस्ट नाम का मैंने कोड लिखा है, ठीक है। ये आई एम टेस्ट नाम का कोड है। मैटलैब में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता कि यार ये क्या चीज लिख दी, जैसे कि आई एम रीड, ठीक है, ये तो इमेज रीड है, मैं कई बार बता चुका हूँ। बट आप मैटलैब में अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, तो आप सिंपल क्या करो, कमांड विंडो में लिखो हेल्प, और उस कमांड का नाम लिख दो। जो आपको नहीं पता कि उस कमांड के बारे में अगर आपको जानना है, तो हेल्प लिखो, आई एम रेड, वो जो भी कमांड है उसका लिख के एंटर करो। तो ये क्या करेगा, मैटलैब उस कमांड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको कमांड विंडो पे ही दे देगा कि आई एम रीड इमेज फ्रॉम ग्राफिक फाइल्स वगैरह, इसकी पूरी डिटेलिंग यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रोग्राम समझने में कोई दिक्कत हो रही है कि प्रोग्राम में कहाँ पे क्या चीज है, कि क्या वेरिएबल पास कर दिए हैं, या ये कमांड क्या कर रही है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस हेल्प लिखो और उसके आगे उस कमांड को लिखो, ठीक है। तो ये आई एम रीड तो आई होप कि सबको पता थी, ठीक है। तो आप अपन अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल, ठीक है। CLC से स्क्रीन क्लियर होता है, क्लियर ऑल से सारे वेरिएबल्स जो हमारे हिस्ट्री में है या कमांड विंडो पे वर्क स्पेस में है, वो सारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्लोज ऑल मतलब कोई अनदर कोई वीडियो, तो कोई इमेजेस वगैरह, कोई ग्राफ वगैरह ओपन होते हैं, तो वो सारे क्लोज हो जाते हैं क्लोज ऑल से। अब यहाँ पे लिखा चेंज डायरेक्टरी, और क्या लिखा हुआ डाटा। तो CD, जैसे CD कमांड आपकी होती है लिनक्स में, उसी टाइप का एक CD कमांड यहाँ पे भी है, ठीक है, जो कमांड विंडो है। तो चेंज डायरेक्टरी डाटा मतलब हम ये जो प्रोग्राम है imtest.m, ठीक है, ये imtest.m नाम का जो आपका प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपने कौन सी लोकेशन पे लिखा है, तो मैं लोकेशन बता देता हूँ। ये हमने मैटलैब विंडो पे जाऊंगी, ठीक है। मैटलैब की ये जो कमांड विंडो पे, सॉरी ये कमांड विंडो है, ये यहाँ पे प्रोग्राम रन होते हैं। कमांड विंडो वो होती है जहाँ पे प्रोग्राम रन होते हैं। इसमें करेंट फोल्डर वो होता है जिसमें आपकी फाइल है, जिसमें आपका फंक्शन है जो आप यूज कर रहे हो, जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है। तो ये आई एम टेस्ट नाम का मेरा फाइल है, ठीक है, और कुछ इमेजेस पड़ी हुई है, और यहाँ पे देखो एक डाटा नाम का फोल्डर है। तो ये डाटा नाम का फोल्डर जो है वो इसी के साथ में रखा हुआ है। तो इस आई एम टेस्ट में मैंने लिखा, इस आई एम टेस्ट प्रोग्राम में लिखा मैंने CD डाटा। तो इससे हम क्या क्या चले जाएंगे, डाटा फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। मैं इसको लिख के बताता हूँ, केवल इसी को मैंने यहाँ पे लिखा CD डाटा, ठीक है। और देखो मैं जैसे इसको एंटर करूंगा तो ये करेंट फोल्डर हमारा चेंज हो गया। ये करेंट फोल्डर देखो चेंज हो गया। करेंट फोल्डर क्या हो गया, डाटा हो गया। हम डाटा फोल्डर के अंदर आ गए। तो CD डॉट डॉट करूंगा तो मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, ये वापस हम बैक आ जाएंगे, ठीक है। तो हम किसी फोल्डर के अंदर भी जा सकते हैं, किसी लोकेशन पर भी जा सकते हैं ना। पूरी पूरी CD के आगे लोकेशन लिख दो तो उस लोकेशन पे भी चला जाएगा, ठीक है। तो मैटलैब में आप कोडिंग करते वक्त किसी भी लोकेशन पे जाके किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हो। चलो, तो ये हो गया। अब हमने क्या किया, डाटा नाम के फोल्डर के अंदर गए। क्यों गए, क्योंकि डाटा है
फोल्डर जो है हमारा, ये जो डाटा फोल्डर है, ठीक है, इस डाटा फोल्डर के अंदर हमारी सारी इमेजेस है, ठीक है, सारी इमेजेस है जिसकी हमें ट्रेनिंग करवाना है, क्योंकि हमें एसवीएम का मतलब ये होता है कि सारी इमेजेस जितनी ये सबके फीचर्स निकालने हैं, ठीक है, सभी के फीचर्स निकालने हैं, एक जगह पे स्टोर करने हैं, फिर उसके बाद में हमें डाटा जो हमें जो टेस्ट करना है, टेस्ट इमेज लेनी है, उस टेस्ट इमेज के भी वही सारे फीचर्स निकालने हैं जो हमने डाटा सेट वाली जो ट्रेनिंग इमेजेस है उनके लिए निकाले थे, और उन फीचर्स को क्लासिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन। मतलब एसवीएम के थ्रू ये जो फीचर्स हैं जो डाटा बेस में है और जो टेस्ट इमेज के फीचर्स हैं, इन दोनों का आपस में क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन। ओके, तो यहाँ से हम इस फोल्डर में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो एक df नाम का एम्प्टी मैट्रिक्स लिया हुआ। df एक खाली मैट्रिक्स है, df इज अ एम्प्टी मैट्रिक्स, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया है। ये जो लूप है फॉर i इज इक्वल टू 1 to 20, इसका मतलब होता है कि हमने एक लूप लगाया है जो 1 से लेकर 20 तक रन करेगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो भी प्रोसेस होगी वो 20 टाइम्स रन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा मैंने x इक्वल टू imread strcat int to str i dot jpg, मतलब i की वैल्यू अगर 1 आएगी तो वो 1 तो इंटीजर है, उससे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्ट्रिंग का 1 डॉट जेपीजी मतलब 1 डॉट जेपीजी जो है, ठीक है, वो रीड होके x1 नाम के वेरिएबल में आएगा, ठीक है। फिर अगली बार जब i की वैल्यू 2 होगी तो 2 डॉट जेपीजी आएगी, है ना। तो यहाँ पे नेमिंग भी देख लो आप, फोल्डर के अंदर जो डाटा फोल्डर है हमारा, इसमें नेमिंग भी देख लेंगे आप। डाटा फोल्डर में नेमिंग है 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 20 टाइम चलेगा तो अपना पहले 1 इमेज रीड होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से एक एक करके आपका इमेज रीड होगा और एक्स में आ जाएगा। तो जो पहला इमेज रीड हुआ एक्स में आया, ठीक है, उसको सबसे पहले हमने कमांड डाली RGB to ग्रे। RGB to ग्रे करने से क्या होता है, कोई भी कलर इमेज ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी इमेज के टेक्सचर अगर आपको देखने हैं या लोकल बाइनरी पैटर्न्स देखने हैं तो आप उसका क्या कर लो, ग्रे स्केल में पहले कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमें उसके तीनों फ्रेम में एस्टिमेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल फीचर्स देखने हैं, ठीक है। इमेज के फीचर्स देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे पहले मैंने इस एक्स इमेज जो आ रही थी उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया और यहाँ पे डाल दिया y। तो y इज नथिंग बट द ग्रे लेवल ऑफ एक्स इमेज, और x कौन सी है, आपके डाटाबेस की पहली इमेज आएगी, ठीक है। फिर मैंने ये फंक्शन लगाया एक्सट्रैक्ट एलबीपी फीचर्स, ये डायरेक्ट कमांड है, डायरेक्ट फंक्शन है, लोकल बाइनरी पैटर्न्स निकाल लेता है किसके, इस y के। y को क्या है, इस x इमेज का ग्रे वर्जन है, x जो कलर इमेज थी उसका ग्रे वर्जन है y, उसके सारे के सारे फीचर्स इसमें निकलेंगे, ठीक है। कौन से वाले फीचर, लोकल बाइनरी पैटर्न्स निकलेंगे, ठीक है। ये कमांड मैं पहले भी बता चुका हूँ, इससे लोकल बाइनरी पैटर्न्स निकलते हैं। लोकल बाइनरी पैटर्न्स जो LBP B1 नाम के वेरिएबल में चले जाएंगे, बट लोकल बाइनरी पैटर्न्स एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वी कैन हैव मल्टीपल लोकल बाइनरी पैटर्न्स। तो सारे के सारे लोकल बाइनरी पैटर्न्स जो है उन सबको आपस में क्या कर देंगे, सम कर देंगे और इस LB1 नाम के वेरिएबल में डाल देंगे। तो LB1 इज द फाइनल लोकल बाइनरी पैटर्न ऑफ कंप्लीट एक्स इमेज। तो एक्स इमेज को पहले वाई इमेज में कन्वर्ट किया, फिर वाई इमेज के अपने लोकल बाइनरी पैटर्न्स निकाले, फिर सारे पैटर्न्स को सम किया। तो ये बोल सकते हैं कि LB1 इज द फाइनल लोकल बाइनरी पैटर्न्स डिटेक्टेड फॉर दिस एक्स इमेज, और एक्स क्या है, डाटाबेस की पहली इमेज, उसके अंदर दूसरी भी आएगी, तीसरी भी आएगी। उसके अंदर जीएलसीएम भी फीचर्स है, कल ही एक्सप्लेन किए थे। जीएलसीएम में 4 फीचर निकलते हैं, कंट्रास्ट, होमोजेनिटी, कोरिलेशन एंड इनर्जी, ठीक है। कंट्रास्ट निकालने के लिए मैंने एक टेबल बताया था, एक मैट्रिक्स बताया था, और उसमें बताया था कि अगर आप डायगोनली क्रॉस करेंगे तो कंट्रास्ट निकलेगा, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टली क्रॉस करेंगे तो कोरिलेशन निकलेगा, है ना, कल मैचिंग करके भी बताए थे मैंने, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स के फीचर्स निकालने के लिए आप जीएलसीएम फीचर्स निकालने के लिए ये कमांड यूज करते हैं, ग्रे कॉमा मैट्रिक्स। ये जो ग्रे कॉमा मैट्रिक्स है इस पर्टिकुलर इमेज का क्या निकालेगा, जीएलसीएम फीचर निकालेगा, y ऑफसेट 2002, ठीक है। ये जो ऑफसेट है वो 2002 भी लिख सकते हैं आप, इसको 1002 भी लिख सकते, सॉरी 01 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो लेवल है वो किस लेवल तक आप करना चाहते हो। तो 0220 का मतलब होता है कि जो आपका मैचिंग इंडेक्स है, ठीक है, वो लेवल 1 और 2 तक जाएंगे, ठीक है। मतलब आपकी जो पूरी इमेज होती है ना, 0 से लेकर 255 तक का, ठीक है,
तो 0 से लेकर 255 तक की इमेज को पहले अपन स्केल करेंगे 0 से लेकर 2 तक के लेवल पर, और फिर 0 से लेकर 2 तक के लेवल पे स्केल करने के बाद में ये उसके जीएलसीएम फीचर निकालेगा, जैसा कल मैंने एक्सप्लेन किया था आपको एक डायग्राम में। ओके, जरूरी नहीं है कि 2 0 और यही रहे, है ना, ये आप 20 0 भी ले सकते हो, ठीक है, 0 20 भी ले सकते हो, बट इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर इतना ऐसा लेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होगा बट बेटर होगा, मतलब इसके जो जीएलसीएम फीचर होंगे और ज्यादा बेटर होते जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज जो लेंगे उसके हिसाब से बेटर होते जाएंगे। ओके, तो ये कमांड जो है ग्रे कॉमा मैट्रिक्स, इससे जीएलसीएम फीचर्स निकलते हैं और एक्सट्रैक्ट एलवीपी फीचर से लोकल बाइनरी पैटर्न निकलते हैं। अब जीएलसीएम तो 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, तो अपन ने पहले वाले का नाम रख दिया HT1 और दूसरे वाले का नाम रख दिया HT2। HT2 में क्या किया, ग्रे जो आपके जो ग्रे जीएलसीएम निकले थे ना, तो ग्रे को प्रॉप्स, ठीक है, ग्रे को प्रॉप्स करके फंक्शन होता है जो इस जीएलसीएम फीचर्स के 2 पार्ट हम इसमें सेपरेट कर सकते हैं, कंट्रास्ट एंड होमोजेनिटी। तो HT1 में कंट्रास्ट अलग हो गया, होमोजेनिटी अलग हो गया। सेम कमांड से अगर यहाँ पे जो लिखोगे आप कंट्रास्ट और एनर्जी लिखोगे तो इस HT2 में कंट्रास्ट और एनर्जी आइसोलेट हो जाएंगे। तो आपका जो HT1 डॉट कंट्रास्ट लिखोगे तो आपके कंट्रास्ट वाले सारे फीचर इस F1 में आ जाएंगे। HT1 में क्या क्या था, कंट्रास्ट था और होमोजेनिटी था, तो कंट्रास्ट और होमोजेनिटी को इस तरीके से आप यहाँ पे निकालोगे F1 और F2 नाम के वेरिएबल में। उसी तरीके से F3 और F4 में अपन कोरिलेशन और HT निकालेंगे। ओके, ये डॉट कंट्रास्ट इज द इनबिल्ट कमांड, ठीक है, मतलब HT1 में वेरिएबल्स में यहाँ पे जो जाएंगे HT1 में, ठीक है, तो उसमें कंट्रास्ट और होमोजेनिटी दोनों को आ जाएंगे, ठीक है। तो जीएलसीएम लगाने का ये तरीका है, इससे अपने को जीएलसीएम से किसी भी इमेज के 4 टाइप के फीचर्स मिलते हैं, कंट्रास्ट मिल जाता है, होमोजेनिटी मिल जाता है, कोरिलेशन मिल जाता है और एनर्जी मिल जाता है, और लोकल बाइनरी पैटर्न एक 5वां हमारा वेरिएबल है। तो मतलब टोटल मिला के हमने 5 यहाँ पे फीचर्स निकाले उस पर्टिकुलर इमेज के। जो 5 फीचर्स थे वो क्या क्या थे, लोकल बाइनरी पैटर्न LB1, F1, F2, F3 और F4, ठीक है, कंट्रास्ट, होमोजेनिटी, कोरिलेशन एंड एनर्जी। ये जो 5 फीचर्स हैं उस पर्टिकुलर इमेज के, ठीक है, पहली इमेज की, ठीक है, x में सबसे i की वैल्यू 1 आएगी, तो पहली x इमेज के 5 फीचर्स जो है वो FFTR, ठीक है, FFTR नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर होते हैं, ठीक है। इनको अपन ने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टली कॉन्केट कर दिया। हॉरिजॉन्टली कॉन्केट कर दिया मतलब रो वाइज लिख दिया, ठीक है, एक रो में पहले नंबर पे लोकल बाइनरी पैटर्न, दूसरे नंबर पे F1 मतलब कंट्रास्ट, तीसरे नंबर पे होमोजेनिटी, चौथे नंबर पे कोरिलेशन और 5वें नंबर पे एनर्जी फीचर्स, ठीक है। तो ये एक पूरा की पूरा रो क्या बना, इस पर्टिकुलर x इमेज के फीचर्स बने, ठीक है, और इसको किस में डाल दिया, FFTR में डाल दिया। अब यहाँ पे लिखा DF इक्वल्स टू DF कॉलन FFTR, इसका मतलब होता है कि जो FFTR है वो इस DF के नीचे आ जाएगा, इस DF वेरिएबल के नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा मतलब अब रो चेंज होगी। मैं इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम बता रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे मतलब में CLC लिखा मैंने लिखा A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, ठीक है, फिर मैंने लिखा B इज इक्वल्स टू 4, 5, 6, ठीक है। अगर मैंने इनको ऐसा लिखा हॉरिजॉन्टल कॉन्ट, ठीक है, कैसा लिखा, हॉर्ज कैट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉन्केट, मैंने लिखा C इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कॉन्केट और इसके अंदर ब्रैकेट में लिख दिया मैंने A, B। तो देखो C में क्या होगा, ये A और ये B आगे पीछे हो गए, A और B आजू बाजू में आ गए, ठीक है, रो वाइज कॉन्केट हुए, ठीक। अगर मैं ऐसा एक मैंने वेरिएबल बनाया D जो इनिशियली खाली है, ठीक है, D इज एम्प्टी मैट्रिक्स, ठीक है, फिर मैंने लिखा D इज इक्वल्स टू D, क्या होगा, D तो पहले से खाली मैट्रिक्स था, D वाज एन एम्प्टी मैट्रिक्स, पर उसमें ये सेमी कॉलन का मतलब होता है रो चेंज, सेमी कॉलन का मतलब होता है रो चेंज मतलब अगली रो, ठीक है। तो D वाज फर्स्ट रो जो खाली था, उसकी अगली रो में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब D में पहली रो तो थी ही नहीं, ठीक है, वो तो 0 था, बट अगली रो में A आ गया। अब मैंने फिर से लिखा D इज इक्वल्स टू D कॉलन
बी। तो अब क्या होगा, जो डी में अपना 1 2 3 आ गया, उसके नीचे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर मैं लिखता हूँ डी इज इक्वल टू डी कॉलन सी, सी तो था नहीं है ना, ए, फिर ए आ जाएगा। फिर मैं लिखता हूँ अगर बी, तो फिर से बी आ जाएगा। तो कॉलन लिखने का मतलब होता है कि उसके नीचे रो, नेक्स्ट रो की बात हो रही है, ठीक है। और कॉलन ने लिखा है, कॉमा लिखा मतलब उसके बाजू में, है ना, सेम रो की बात हो रही है। तो एक ही रो में अगर आपको आगे आगे वैल्यूज लिखते जानी तो आप कॉमा लगाओगे, कॉलन लगा दिया मतलब रो चेंज हो जाएगी। कॉलम लगाने के बाद में अगर मैं ऐसा ट्राई करूं कि भाई डी कॉमा सी, तो एरर दे, क्यों देगा, क्योंकि भाई सी का अगर आप साइज देखोगे तो सी में 1 2 3 4 5 6 1 रो एंड 6 कॉलम्स है ना, तो इसका साइज में 6 है। तो आप अगर आपको ये जो डी है, इसमें यहाँ पे एक रो में 3 वेरिएबल है, तो इसके नीचे वही रो ऐड हो सकती है ना, या वही मैट्रिक्स ऐड हो सकता है जिसमें 3 कॉलम्स, ठीक है। क्योंकि इसके एक रो में 3 वेरिएबल है मतलब 3 कॉलम्स है, तो इसके नीचे वही आ सकता है जिसमें 3 ही कॉलम है, ठीक है। तो डायमेंशंस का बस ध्यान रख के अपन कॉन्केट कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे भी क्या है, df was empty और मैंने लिखा df कॉलन ftr, ठीक है। तो सॉरी ffTR जो है उसमें इस पे लिख देता हूँ। अगर fr जो है उसमें क्या होगा, जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं आपके इमेज के, वो सारे इधर आ जाएंगे। तो चलो मैं केवल इतना प्रोग्राम आपको रन करके बताता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने लिखा, ठीक है। और इतने को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे सिलेक्ट करो और इसको कैसे करें, रन सिलेक्शन, ये दिख रहा है रन सिलेक्शन, इसको रन सिलेक्शन कर देते हैं। तो लेट्स से कि क्या होगा, ये पूरा ही प्रोग्राम रन हो गया। रन सिलेक्शन मेरे विंडो 7 इसलिए काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। आप इतना इतना प्रोग्राम जो है ना, इतना इतना प्रोग्राम इसको कॉपी करो, ठीक है। ये मैं कॉपी कर लिया हूँ और इसको मैटलैब में यहाँ पे सीधे पेस्ट कर दो, ठीक है, और एंटर कर दो। तो उतना ही प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। केवल उतना प्रोग्राम। जैसे ही वो प्रोग्राम रन हुआ तो देखते हैं अपन कि डीएफ क्या आया। ये डीएफ लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखो डीएफ जो है उसमें 20 रो है और 9 कॉलम्स है, ठीक है। 20 रो है और 9 कॉलम्स है। तो ये क्या है देखते हैं। ये जो है ये आपकी इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 1 मतलब ये जो आपके डाटा की पहली इमेज है ना, ये वॉलीबॉल, इस पर्टिकुलर इमेज का फीचर्स निकला। ये 3.0065 जो है वो उस पर्टिकुलर पहली इमेज का लोकल बाइनरी पैटर्न है। उसके बाद के ये दोनों है, ठीक है, उस पर्टिकुलर इमेज के कंट्रास्ट है। फिर ये कंट्रास्ट के बाद में क्या था देख लेते हैं। होमोजेनिटी, अगला क्या था, होमोजेनिटी, मतलब ये उस पर्टिकुलर इमेज की होमोजेनिटी है, ये जो उस पर्टिकुलर इमेज का कोरिलेशन है, और उसके बाद के जो आखिरी था उस पर्टिकुलर इमेज का एनर्जी है पार्ट है, ठीक है। तो ये अपनी पहली जो पर्टिकुलर इमेज है उसके सारे क्या बोलते हैं फीचर्स है। फिर ये दूसरी इमेज के सारे फीचर है, तो ये तीसरी इमेज के सारे फीचर है, ये चौथी एंड पांचवी, ठीक है। तो ये ऊपर के जो 5 है ये आपके पांचों वॉलीबॉल की इमेजेस के फीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद के जो 5 हैं ये आपके एलिफेंट की इमेजेस के फीचर्स हैं। तो अब देखो यहाँ पे बहुत कठिन है इनको आइसोलेट करना, ठीक है, कि भाई इनको आइसोलेट कैसे करें, बट थोड़ा मोड़ा फिर भी देखोगे अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहीं से, ठीक है। तो जो आपका क्या बोलते हैं वॉलीबॉल की जो इमेजेस थी उसमें ये सेकंड वाला देखो 0.83 1.1.1.1 पॉइंट, जबकि एलिफेंट में देखो 0.75 0.86 0.5 0.5 फीचर्स में थोड़े से चेंजेस आ गए, ठीक है। ये वाले फीचर्स भी थोड़े से अलग है। तो ये जो चेंजेस है ये हम अगर एनालिसिस करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इन्हीं के बीच में क्लासिफिकेशन करना पड़ता है हमें इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ योर सपोर्ट वेक्टर मशीन। जो अपन कल डायग्राम बना रहे थे ना, कि नीले डॉट्स बना रहे थे और ऑरेंज डॉट्स बना रहे थे और उसके बीच में लाइन खींच रहे थे, तो ये बेसिकली ये वही है, ये डॉट्स है, दिस इज द डॉट्स, ठीक है। अगर मैं इसको प्लॉट करते हैं अपन डीएफ को, तो देखिए ये सारे जो हैं फीचर्स हैं अलग 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 अलग,
ठीक है। तो इनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करना इज वेरी टफ, ठीक है, इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना इज वेरी टफ। तो दिस आर द फीचर्स ऑफ ऑल द इमेजेस, ठीक है। ठीक है, तो ये अगर मैं सर्फ करता हूं इनको, है ना, मतलब इसका 3D में देखते हैं, तो दिस आर द फीचर्स ऑफ ऑल दी इमेजेस, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन ही जो करते हैं, है ना, वो ही आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो आपका डिस्क्रिमिनेशन जो इनके बीच में है, वो कौन करके बताएगा आपको? ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आपको करके बताएगा सपोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम करके बताएगा, ठीक है। तो ये फीचर्स हम इस तरीके से निकाल लेते हैं आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द फीचर, ठीक है। हमने निकाल लिए 20 इमेज के फीचर, ओके। तो उसके अंदर हमने सीडी डॉट डॉट कर दिया, मतलब हम फोल्डर में गए, एक करके पूरा 20 इमेज रीड करें, सारे इमेजेस के फीचर्स निकाले और इस डीएफ नाम के वेरिएबल में डाल दिए। तो अब जो डीएफ है, डीएफ कंटेन्स ऑल द फीचर्स ऑफ ऑल द इमेजेस। अब मुझे क्या करना है, कोई टेस्ट इमेज लेना है, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा यूआई गेट फाइल, इससे अपन नई टेस्ट इमेज कहीं से भी ब्राउज करके लाएंगे, उस नई टेस्ट इमेज को रीड करेंगे इसमें टेस्ट नाम के वेरिएबल में। जो इमेज रीड हुई वो टेस्ट नाम के वेरिएबल में रीड होगी। मतलब जो आपका पुराना इमेज था वो तो डाटाबेस के थे, अब मैंने कोई सा नया इमेज लिया, अब उस नई इमेज के भी सेम फीचर्स निकालूंगा, मतलब उसको भी मैं RGB टू ग्रे करूंगा, उसके भी लोकल बाइनरी पैटर्न्स निकालूंगा जो आपकी नई इमेज है, ठीक है। नई इमेज जो थी वो आपकी टेस्ट थी, उसका RGB टू ग्रे किया, वाई में आया, उसके लोकल बाइनरी पैटर्न निकाले, ठीक है। उसका लोकल बाइनरी पैटर्न निकालने के बाद में उसी के हम ये GLCM सारे फीचर्स निकाल लेंगे, आपकी जो नई इमेज है ना, टेस्ट इमेज, उसके GLCM सारे फीचर्स निकाल दिए अपन। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑल द GLCM फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज, ठीक है, हम उसी इमेज के जो फीचर्स है उसका नाम डाल देते हैं टेस्ट FTR। टेस्ट FTR इज द फीचर्स ऑफ योर न्यू इमेज। तो जो आपकी नई इमेज थी उसके फीचर्स हमने निकाल लिए। तो अब तक अपन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं किया, इसमें केवल अपन ने फीचर्स निकाले हैं, है ना। तो सारे जो अपनी ट्रेनिंग है उनके फीचर्स निकाल के डीएफ वेरिएबल में डाल दिए, और यहाँ पे जो हमारा टेस्ट इमेज है उसके फीचर निकाल के अपन ने टेस्ट FTR नाम के वेरिएबल में डाल दिए। अब मुझे ट्रेनिंग करवाना है अपने जो मशीन है इसको ट्रेनिंग करवाना है, ठीक है। तो मशीन को ट्रेनिंग कराना मतलब हमारा जो मशीन में तो अपने फीचर्स निकाले थे डीएफ में, ठीक है। तो ये जो डीएफ है वही हमारा ट्रेनिंग सेट है, डीएफ में जो है दैट इज अवर ट्रेनिंग सेट। तो हमें मशीन को ट्रेनिंग हम करवा चुके हैं, मतलब मशीन का अपन फीचर्स दे चुके हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेट इज माय डीएफ। डीएफ में क्या है, ये डीएफ ये है, ये आप देख लो, दिस इज द डीएफ। ये क्या है, ऑल 20 इमेजेस के, ये पहली इमेज का पहला रो, दूसरी इमेज का दूसरा रो, तीसरी इमेज का तीसरा रो, इनके फीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद में अब ये जो ग्रुप ट्रेन है ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है क्लास है, ठीक है। अगर 20 इमेजेस थी तो 1 बाय 1 पोजीशन के हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा के क्लास अपन ने क्या कर दिया 1। फिर ये 2 2 2 2, मतलब अगली 5 का क्लास 2, फिर अगली 5 का क्लास 3 और अगली 5 का क्लास 4, ठीक है। तो हमें पता है शुरू की 5 जो थी डाटा में जाके देखें, 1 2 3 4 5, शुरू की जब 5 थी वो क्लास 1 हमने इनका नाम दे दिया, 1 2 3 4 5 इसका नाम क्लास 2 रख दिया, इन अगले वालों का नाम क्लास 3 रख दिया, अगले वाले का नाम क्लास 4 रख दिया। मतलब अगर अपन टाइगर की इमेज देंगे तो कंप्यूटर को डिटेक्ट करना चाहिए क्लास 4, क्योंकि वो क्लास 4 हमने इसका नाम दिया। अपन नाम भी दे सकते हैं, अभी मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, आप नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि वॉलीबॉल और ये। तो ये इसको कंप्यूटर को इसको क्लास 4 रिकॉग्नाइज करना है। अगर मैं एलिफेंट का इमेज दूंगा तो उसको क्लास 2 रिकॉग्नाइज करना है। अगर वो इस टाइप से कर पाता है देन इट्स ओके। तो इस तरीके से हम ग्रुप ट्रेनिंग करें, ठीक है। इसमें भी ये 20 हैं, और इसके अंदर में जो हमारे जो टेस्ट इमेज के फीचर हैं वही हमारा टेस्ट सेट है। तो टेस्ट इमेज के फीचर है वही हमारा टेस्ट सेट है। तो ट्रेनिंग कुछ नहीं है, ट्रेनिंग हम कर चुके हैं, मतलब फीचर्स को बस एक्सट्रैक्ट करना और उनकी लेबलिंग कर देना। तो ये फीचर तो हम पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लिए थे, ट्रेनिंग इमेज के भी, टेस्ट इमेज के भी, और ये उनकी लेबलिंग भी कर दी। तो ये ट्रेनिंग इतना, इसमें ट्रेनिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फीचर्स निकालना ही ट्रेनिंग होता है। अब हमें सपोर्ट वेक्टर मशीन की हेल्प से उसको क्या करना है, मतलब जो ट्रेनिंग हमने करवाए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करना। तो एसवीएम के लिए सबसे पहले जो है ये ग्रुप ट्रेन। ग्रुप ट्रेन क्या है, मतलब ये जो हमारे लेबल है उसको किसी वाई वेरिएबल में ले लिया, है ना। मतलब ये जितने भी लेबल है वाई वेरिएबल में ले ली, तो इसमें लेगा यूनिक वाई। यूनिक वाई का मतलब होता है कि इसके अंदर यूनिक नंबर कौन कौन से हैं।
तो यूनिक अगर देखेंगे तो इसमें 1 2 3 और 4, तो यूनिक कितने हैं? 4 है। ठीक है, मतलब मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं, या मैं तुमको बता देता हूँ, ऐसा मैंने ग्रुप ट्रेन लिखा मैटलैब पे, ठीक है, और मैंने लिखा यूनिक ट्रेन, यूनिक ग्रुप ट्रेन, तो कितने आएंगे? 4। पर अगर मैं यहाँ पे एक भी कोई डिफरेंट टाइप का, मतलब जरूरी नहीं कि 5 बार ही हो, अगर ये जो मेरा वेरिएबल था, जो ग्रुप ट्रेन वाला मेरा लाइन लिखा है, इसके आगे मैं एक और लगा देता हूँ, इसके आगे मैं कॉमा करके लिख देता हूँ 7, ठीक है, और अब इसके यूनिक देखूंगा तो इसमें 7 भी आ जाएगा, मतलब 5 अलग, मतलब वो एक बार लिखा हूँ, ठीक है। तो ये क्या देखता है कि कितनी क्लासेस है, वो कितनी बार है उससे मतलब नहीं, कितनी क्लासेस है वो यूनिक फंक्शन से पता चलता है, ठीक है। तो हमें क्लासेस कितनी पता चल जाएगी? 4, इससे पता चल जाएगा 4 सेल्स बनाने, तो जितने सेल्स हैं हमारे क्लासेस के एसवीएम में उतने हमें सेल बनाने पड़ेंगे। तो अगर 4 टाइप की क्लासेस है तो 4 सेल बनाने पड़ेंगे, 5 टाइप की क्लासेस होगी तो 5 सेल बन जाएंगे। तो जितनी सेल से क्लासेस की लेंथ है अगर 4 है तो एसवीएम मॉडल उतने सेल डेवलप करेगा, ठीक है। सेल कमांड क्या करता है बता देता हूँ। तो सेल कमांड है, उसके अंदर मैंने लिखा 4,1, तो कितने सेल बनेंगे? 4 रोज, एक कॉलम का एक अरे सेल बन जाएगा, ठीक है। तो सेल क्रिएट हो जाते हैं इससे। सेल क्या होता है कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को भी रख सकते हैं, सेम वेरिएबल मतलब डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल को स्टोर कर दो तो वो सेल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको सेम डाटा टाइप होगा तो फिर टेबल हो जाएगा, या आपका बोल सकते हैं मैट्रिक्स हो जाएगा। बट अलग अलग डाटा टाइप्स भी अगर आपको रखने हैं किसी जगह करते हैं तब सेल बनाते हैं। तो सेल बना लिया अपन ने। सेल बनाने के बाद में ये एक फंक्शन है, ये रिप्रोडक्टिविटी नाम का फंक्शन है, इसको रन करना पड़ता है, नहीं तो एसवीएम मॉडल सपोर्ट नहीं करता है। चलो, अब हमने लिखा 1 से लेकर न्यूमेल क्लासेस, तो जितनी क्लासेस है, कितनी क्लासेस है भाई? 4 क्लासेस है, तो जितनी क्लासेस है उतनी बार अपना लूप चला। और यहाँ लिखा strcmp, सिंपल स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्ट्रिंग कंपैरिजन किसको कंपेयर करेगा? y में कौन है? ग्रुप ट्रेन। ग्रुप ट्रेन कौन है? ये 1 2 3 4, ठीक है। इसको कंपेयर करेगा क्लास से, तो पहली को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, ठीक है। तो अगर 4 क्लास है तो 4 इंडेक्सिंग, मतलब ग्रुप ये 1 है तो आपका इंडेक्स 1 आ जाएगा। अगले के लिए जब क्लास नंबर 2 पे जाएंगे तो इंडेक्स 2 आ जाएगा। तो इंडेक्स मतलब इंडेक्सिंग इससे निकलती है, ठीक है। ये जो y है, y में कुछ नहीं है, आपका ग्रुप ट्रेन है, यही है y में। और उसको अपन ने क्लासेस, क्लासेस कितनी? 4 है, तो 4 क्लासेस से कंपेयर किया। अगर सेम रहा तो इंडेक्सिंग 1 रहेगा, अगर डिफरेंट रहा तो इंडेक्सिंग उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो जब जब सेम आएंगे तभी इंडेक्स पे क्या आएगा? 1 आएगा, डिफरेंट आएगा तो नहीं आएगा। ये है मेन कमांड, ये वाला, जिससे अपन क्या करते हैं? सपोर्ट वेक्टर मशीन का मॉडल लगाते हैं। दिस इज मेन कमांड। तो अब मैं इस मेन कमांड का बता देता हूँ कि ये करता क्या है। तो अपन बस यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं हेल्प फिट सी एसवीएम, ये होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लासिफायर का कमांड। इसको देखो ये क्या है बताता है। तो ये जो सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का जो कमांड है ना, इसमें सबसे आगे क्या पास करना है? टेबल, और उसके बाजू में पास करना है वाई। वाई क्या होता है? टेबल का रिस्पॉन्स, है ना, जिसको अपने को चेक करना है, ठीक है। तो अपने भी देखो यहाँ पे क्या पास किया, सबसे आगे डीएफ, सबसे आगे डीएफ को पास किया। डीएफ क्या है? डीएफ इज योर डाटा सेट, ठीक है। डीएफ इज योर डाटा सेट, जो अपना इमेज था, जो सारे इमेजेस के जो फीचर्स थे वो डीएफ में थे। आईडीएक्स क्या है? इंडेक्स है उस डाटा सेट का। इंडेक्सिंग जो है वो किसमें लिया अपन ने? आईडीएक्स में, ठीक है। उसके बाद में क्लास नेम्स, स्टैंडर्डाइज, ट्रू, कर्नल, आरबीएफ। यहाँ पे जो कर्नल जो मैं बताया था ना कल, रेडियल कर्नल या लीनियर कर्नल, तो आरबीएफ क्या होता है? रेडियल कर्नल के लिए कमांड होती है, ठीक है। तो अगर आपको रेडियल कर्नल यूज करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इमेजेस की क्लासेस में कितने डिफरेंसेस है, ठीक है, लीनियर कर्नल से ये डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आरबीएफ जो डालेंगे उससे क्या हो जाएगा? वो कौन सा कर्नल सेट करेगा? देखो ये कर्नल फंक्शन जो है उसमें क्या रख सकते हैं? आरबीएफ रख सकते हैं, लीनियर भी रख सकते हैं। लीनियर करोगे तो वो प्रॉपरली सही तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो जो लाइन में बना रखा है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है तो यहाँ पे लीनियर लिखो, अगर आपको रेडियल बनाना है, मतलब कर्वी लाइन बनाना है, सर्कुलर लाइन बनाना है, तो आरबीएफ लिखो, ठीक है। ये गॉसियन लिखो, आरबीएफ लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। गॉसियन लिखो, आरबीएफ लिखो, ठीक है।
तो उस तरीके से आपको अगर कौन सा फंक्शन यूज करना है आपके एसवीएम के लिए, आप बस इस कर्नल फंक्शन में पास कर दो, ठीक है। उसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं, है ना। मेन यही है कि कर्नल फंक्शन आपको क्या रखना है, ठीक है। बॉक्स कंस्ट्रेंट भी देख लो, इसमें बॉक्स कंस्ट्रेंट लिखी है क्या, ठीक है। तो बॉक्स कंस्ट्रेंट अगर नहीं लिखे हैं मतलब वो ऑटोमेटिक है, मतलब आपके पास एक बार में एक ही डिटेक्शन करना है, फिर अगले को डिटेक्ट करना है, फिर अगले को डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो दैट इज बॉक्स कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे आपको फंक्शंस में पूरे इसकी हेल्प में पता चल जाएगा कि कितने टाइप के वेरिएबल इसे पास कर सकते हैं, ठीक है। ये है बॉक्स कंस्ट्रेंट, ठीक है। बॉक्स कंस्ट्रेंट पॉजिटिव स्केलर स्पेसिफाई द बॉक्स कंस्ट्रेंट फॉर वन क्लास लर्निंग, द बॉक्स कंस्ट्रेंट इज ऑलवेज सेट टू 1, डिफॉल्ट भी 1 है, तो ये डिफॉल्ट अपन ने 1 पे सेट कर दिया, ठीक है। इसने बोला डिफॉल्ट 1, तो हमने 1 पे सेट कर दिया बॉक्स कंस्ट्रेंट को। कर्नल फंक्शन ये हमारी चॉइस थी, हम इसकी जगह लीनियर भी ले सकते थे, गॉसियन भी ले सकते थे, ठीक है। उसके अलावा क्लास नेम क्या है, क्लास नेम जो है वो स्टैंडर्डाइज कर दिया अपन ने। स्टैंडर्डाइज मतलब हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देना है। देखो तो यहाँ पे क्लास नेम मिलेगा, ये है क्लास नेम। क्लास नेम एरे ऑफ द क्लास नेम्स, द use the data type that exists in the y. You can use this argument to order the classes or select the subset of the classes for the training. Default all class names in y, ठीक है। मतलब क्लास नेम क्या होगा जो y में, और y में क्या है ग्रुप ट्रेन क्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे क्लासेस नेम क्या होंगी जो हमने y में डिफाइन करी है, तो मतलब 1 2 3 4 ही आपका क्लासेस होगा, ठीक है। तो ये सिंटेक्स है सपोर्ट वेक्टर मशीन का अप्लाई करने का। इससे आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन अप्लाई होगा रेडियल कर्नल टाइप का, किसके ऊपर, इस डीएफ के ऊपर, ठीक है, इस डीएफ के ऊपर अप्लाई होगा। अच्छा इसमें ध्यान ये रखेंगे कि डीएफ पे जब अपन ने सपोर्ट वेक्टर मशीन का अप्लाई किया, ठीक है, तो ये सपोर्ट वेक्टर मशीन किसके क्लासेस को, मतलब किन क्लासेस को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, केवल डीएफ में, मतलब ये जो मेरा वेरिएबल है ना डीएफ, मतलब जो मेरे टेस्ट इमेजेस के जो ये वेरिएबल है, ट्रेनिंग इमेजेस के जो वेरिएबल है ना, या जो भी मेरे फीचर्स आए इनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करता है, मतलब इनको आइसोलेट कर रहा है, इन फीचर्स के हिसाब से उनकी क्लासेस सेट कर रहा है कि ये फीचर इस पर्टिकुलर क्लास के हैं। तो ये जो लाइंस वाइन बना रहा है ना, मल्टी क्लासेस के बीच में जो लाइंस बना रहा है, लाइन ड्रॉ कर रहा है, वो केवल ट्रेनिंग जो इमेजेस है उनके ऊपर, टेस्ट इमेज का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये जो एसवीएम मॉडल है वो केवल ट्रेनिंग इमेज के ऊपर लगा दिया, तो ये जो मॉडल है ट्रेनिंग इमेजेस के फीचर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करके अपना एक इनबिल्ट मॉडल इसने बना लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो टेस्ट इमेज के फीचर्स है उसको किसी एक्सक्यूट नाम के वेरिएबल में ले लिए, टेस्ट इमेज के जो फीचर्स है अब लेंगे ना, टेस्ट इमेज का एसवीएम मॉडल से अभी तक कुछ किया ही नहीं, ठीक है। टेस्ट इमेज के हमने फीचर्स लिए और जितनी क्लासेस है उतनी बार हमने लूप चलाया और उसके हमने प्रिडिक्ट किया, उसके बाद में प्रिडिक्ट किया एसवीएम मॉडल के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर इमेज के फीचर, ठीक है, मतलब जो टेस्ट इमेज के फीचर्स हैं उसको एसवीएम मॉडल के अकॉर्डिंग हमने प्रिडिक्शन स्टार्ट किया। यहाँ पर जब हमने प्रिडिक्शन स्टार्ट किया एसवीएम मॉडल में के अकॉर्डिंग इसको, तो यहाँ से अपने को स्कोर मिलेगा, ठीक है। स्कोर के दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, तो आगे वाले को अपन माइंड नहीं कर रहे हैं, है ना। स्कोर जो है एक ये जो है ना, ये इसका लिखने का मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब है नेगेटिव, इसका मतलब है नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने लिखा a इक्वल्स टू 5, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगाया ये और b इज इक्वल्स टू a, तो हमारा ओके यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है नेगेटिव, मतलब जो भी स्कोर आएगा ना उसका नेगेटिव पार्ट इसमें आएगा, ठीक है। जो स्कोर आया अगर सपोज करो 5 आया तो यहाँ पे आएगा -5, 6 आया तो यहाँ पे आएगा उसका -6। ये इसमें प्रिडिक्ट फंक्शन के आगे ही शायद वर्क करेगा, आई डोंट नो, देख लेता हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था उसमें, पर यहाँ पे देख लो कि बेसिकली ये जो नॉट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। टू मेनी आर्गुमेंट्स क्यों बोल रहा है ये, आई डोंट, ठीक है, ओके। ये जो है ना ये जो लॉजिकल नंबर का करता है इसलिए ये यहाँ पे इशू कर रहा है, तो यहाँ पे लॉजिकल स्कोर नहीं होता, यहाँ पे
क्या बोलते हैं, सॉरी, लॉजिकल नंबर का स्कोर आएगा तभी इसका नेगेटिव यहाँ पे बताएंगे। ठीक, तो इस प्रिडिक्ट जो है वो स्कोर देगा, है ना, हमें इस स्कोर में इंटरेस्ट है। स्कोर जो है, ठीक है, स्कोर जो है उसके दो वैल्यू आएंगे, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अगर मुझे नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से आंसर फाइंड आउट करना है, अगर मुझे नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इस टाइप से लिखूंगा, 2, कॉलन, ठीक है। तो ये नेगेटिव के स्कोर के अकॉर्डिंग हमारा प्रिडिक्शन करेगा। और अगर मुझे पॉजिटिव के हिसाब से लिखना है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कॉलन, कॉमा 2, ठीक है। तो ये क्योंकि इस तरफ जो है वो पॉजिटिव है, इस तरफ जो है वो नेगेटिव है, मैं यहीं पे इसको रन करूंगा ना, तब ये दिख जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल जो स्कोर्स आए उनमें जिसमें भी मैक्सिमम स्कोर हुआ, जिसमें भी मैक्सिमम स्कोर हुआ, मतलब जब एसवीएम मॉडल्स के अकॉर्डिंग हमने जो टेस्ट इमेज के फीचर्स को प्रिडिक्ट करा, तो जिस पर्टिकुलर इमेज ने सबसे ज्यादा स्कोर किया वही हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। तो रिजल्ट या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो अगर 1 हुआ मतलब वॉलीबॉल, 2 हुआ मतलब एलिफेंट, 3 हुआ ह्यूमन और 4 हुआ तो टाइगर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ फिर से, ये रन किया मैंने। अभी मैं सपोज कर ये ओबामा है ना, इसके फेस को ले रहा हूँ जो हमारे डाटा में नहीं था, तो इसको ओपन करते हैं। तो इसको एज अ ह्यूमन आइडेंटिफाई करना चाहिए, और देखो ये इसने एज अ ह्यूमन इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये देखो ये स्कोर्स कैसे चलते हैं मैं बता देता हूँ। ये देखो ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, है ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो स्कोर हमेशा उसके रिवर्ट आते हैं, ठीक है। नॉट फंक्शन होता है, मतलब ये नेगेटिव नहीं होता, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, नेगेटिव नहीं होता, वो नॉट होता है, ठीक है। नेगेटिव नहीं होता, वो क्या होता है, नॉट होता है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा, स्कोर में ये इस टाइप से फंक्शन होता है। तो हमें क्या करना होता है कि या तो रो के हिसाब से, मतलब ये नेगेटिव वाले एलिमेंट्स के हिसाब से अपन देख लो, या पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स के हिसाब से देख लो। तो हमारे को यहाँ पे पता चल गया ये ह्यूमन है। इसके बाद में फिर से रन करके देखते हैं, ठीक है। एसवीएम मैक्सिमम टाइम सक्सेसफुल रहेगा, जैसे मैं टाइगर को ही ले लेता हूँ, तो ये टाइगर है। अब हम इंटरनेट से कोई इमेज निकालते हैं और उसको चेक करते हैं, है ना, टाइगर फेस ट्रांसपेरेंट, तो देखते हैं कोई इंटरनेट की अपन ने टाइगर फेस की इमेज निकाली, कौन सी वाली अपने इसमें नहीं है, ये वाली नहीं है शायद, इसको देखते हैं। ये वाला नहीं है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, ये सेव ही नहीं हो रहा है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये जेपीजी होगी। ठीक है, तो मैं इसको T5 नाम से रख लेता हूँ। मैंने बताया था आप लोगों के इमेजेस के साइज सेम होने चाहिए, मतलब आपके जो डाटाबेस में इमेजेस हैं उनके कहाँ गया T5, ये इसकी प्रॉपर्टी देख लेता हूँ। इसका साइज है 820 723, तो इसका साइज को हम पहले चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, मैंने लिखा a इक्वल्स टू आई एम रीड, क्या नाम है, t5.png, इसको रीड किया, मैंने लिखा आई एम रिसाइज, है ना, रिसाइज, रिसाइज करते हैं। ए को किस साइज में करना है, 150, 150 रिसाइज कर लेते हैं, और इसको किसी वेरिएबल बी में डाल देते हैं। फिर IMWRIT राइट करते हैं बी को, ठीक है, और बी को किस नाम से कर देते हैं, T6.jpg नाम से मैं सेव कर देता हूँ इसको। T6 नाम से अपन ने वो इमेज को सेव कर लिया, यहाँ पे डाटाबेस में दिखेगा, ये है अपना T6। अब अपन ये नेट से उठाई फोटो को चेक करते हैं कि वो करेक्टली क्लासिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं।
तो रन करते हैं हमारे प्रोग्राम को और इसको चेक करते हैं। इट मे भी पॉसिबल तो नहीं कर पाए, बट इट मे भी पॉसिबल कि वो कर रहे हैं। लेट्स सी ये करता है कि नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे आ गया टाइगर, ठीक है, मतलब ये हमारा जो एसवीएम क्लासिफायर है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, वो किसी भी अननोन इमेज को डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो फीचर्स यूज किए हैं केवल 4 यूज करें हैं। एसवीएम क्लासिफायर का ये सिंपल से इतना सा कोड है, केवल इतना है ना, इतना ही कोड है एसवीएम के लिए, बाकी ऊपर जो भी है बस केवल फीचर्स एक्सट्रैक्शन का है। तो ये अपना पहला प्रोग्राम हो गया। अभी मैं एक सेम एसवीएम क्लासिफायर का दूसरा प्रोग्राम एक बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी मैंने ये एक डाटा सेट बनाया है ना, ये फोटोज कैप्चर किए हैं, ठीक है, ये हमने खुद से कैमरे से कैप्चर किए हुए हैं फोटोज, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो बंदे सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये जो ABCD है वो हैंड जेस्चर से दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटर को ये हैंड जेस्चर दिखाएंगे, है ना, तो वो इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेगा और बता देगा कि ABCD क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो पहला वाला हैंड जेस्चर है ये ए के लिए, ठीक है, ये ए दिखाता है। फिर ये दूसरा वाला जो हैंड जेस्चर है वो बी है, ठीक है, फिर सी है, फिर डी है, ठीक है। तो मैंने ABCD के ई तक के पैटर्न ले लिए। जैसे ये वाला जो हैंड जेस्चर है वो ई के लिए है, ठीक है। ये वाला जो हैंड जेस्चर है ये ए के लिए है ना, पहला वाला ए के लिए, ठीक है। ये बी के लिए, ये बी के लिए, ठीक है, BCDE, है ना। तो इस तरीके से हैंड जेस्चर्स है यहाँ पे। तो ये बेसिकली एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उसका एक छोटा सा पार्ट है ना। बहुत प्रोजेक्ट क्या था कि अपन हैंड जेस्चर्स दिखाते जाओ, मशीन उसको रिकॉग्नाइज करेगा हैंड जेस्चर्स को और बताएगा कि ये बेसिकली ये क्या बोल रहा है। वो हैंड जेस्चर्स को कैमरे से कैप्चर कर जाएगा इमेजेस को और हैंड जेस्चर्स के साथ से उसको ट्रांसलेट करेगा लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे भी अपन ने कुछ डाटा लिया, कितनी इमेजेस लिए, 41 इमेजेस ली। इनकी क्लासेस है, ये जो शुरू की 8 इमेजेस है वो क्लास 1 की है। उसके बाद के 1 2 3 4 5 6 7 जो इमेजेस है वो क्लास 2 की है ना। फिर उसके बाद 1 2 3 ये 3 इमेजेस क्लास 3 है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 इमेजेस क्लास 4 की है, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 इमेजेस क्लास 5 की है। ये क्लास 6 की 3 इमेजेस है और क्लास 7 के 3 इमेजेस है, ठीक है। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई किसी भी क्लास के आप ज्यादा इमेजेस भी ले सकते हो, कम भी इमेजेस ले सकते हो, बस ये उसके लिए प्रोग्राम को फटाफट समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने ये जो मेरा ओल्ड नाम का प्रोग्राम है इसमें ये इमेजेस है, ठीक है? वही सारी चीजें हैं, सेम है, बट यहाँ पे जो मैंने फीचर्स है वो लोकल बाइनरी पैटर्न ना लेते हुए, देखो मेरे पास में टोटल 41 इमेजेस है वो, तो 41 इमेजेस के लिए 41 टाइम लूप चलाएंगे, सेम इमेजेस को रेट करेंगे और फीचर्स निकालेंगे। बट अब जो मैंने फीचर्स निकाले हैं वो बेसिक फीचर्स निकाले, मैंने लोकल बाइनरी पैटर्न नहीं निकाला। बेसिक फीचर्स मतलब किसी भी RGB इमेज को HSV ह्यू सैचुरेशन एंड वैल्यू में कन्वर्ट करो तो HSV वैल्यू आएगी। फिर ये मीन करो, ये मीन कमांड से मीन वैल्यू आ जाएगा। तो ह्यू सैचुरेशन और ये बता देता हूँ HSV फॉर्मेट, HSV फॉर्मेट ये क्या होता है ये देख लेते हैं। किसी भी इमेज में जो HSV फॉर्मेट होता है, ठीक है, तो जो ह्यू होता है उसको चेंज करने से कलर चेंज होता है, ह्यू से कलर चेंज होता है, वैल्यू से कलर में वाइट एलिमेंट ज्यादा होता है, जितना वैल्यू ज्यादा होगा वाइट उतना ज्यादा होगा। सैचुरेशन से इंटेंसिटी ऑफ द कलर चेंज होती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अगर आप सपोज करो एक भड़की लाल है और एक कम लाल है तो वो सैचुरेशन होता है। तो HSV भी किसी इमेज का फॉर्मेट होता है, जैसे RGB होता है वैसा HSV होता है। ये इमेज भी देख लो, जैसे RGB होता है उसी तरीके से HSV भी एक फॉर्मेट होता है, बट ये HSV ज्यादा डिटेलिंग करता है। RGB से हम बस कलर्स बना पाते हैं, HSV से अपन कलर और उसमें कलर में लाइट की इंटेंसिटी भी बना पाते हैं। हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या? चलो ठीक है। परिवार हेलो, खाना हो खाते हो क्यों घर
अरे कौन ये तो है? मुन्नी का खाना खाना। जिला राकेश। पढ़ते हुए लेके जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एचएसवी फॉर्मेट में चेंज किया, किसी भी इमेज को एचएसवी में चेंज करो, उसका मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, उस इमेज के स्क्यूनेस निकाले, उस इमेज के हिस्टोग्राम के मीनिंग आईएम हिस्टोग्राम उनके मिनिमम में निकाले, हिस्टोग्राम के मैक्सिमम निकाले। मतलब यहाँ पे कितने फीचर हमने निकाले? मीन पहला फीचर, स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरा फीचर, स्क्यूनेस तीसरा फीचर, आईएम हिस्टोग्राम का मिनिमम चौथा फीचर, आईएम हिस्टोग्राम मतलब हिस्टोग्राम का मैक्सिमम पांचवा फीचर, और फिर उसके बाद में अपन ने उसके जो आपके जीएलसीएम के 4 फीचर है वो अलग निकाले थे। 1 2 3 4 4 फीचर जीएलसीएम वाले अलग निकाले, तो 5 फीचर बेसिक और 4 जीएलसीएम के, मतलब 9 फीचर्स अपन ने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए। ठीक है, इसके पहले वाले में अपन ने केवल एलबीपी यूज किया था, बट यहाँ पे जीएलसीएम एंड 9 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स निकाले। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप फीचर्स कोई भी ले सकते हो। ठीक है, इट इज ऑल अप टू यू कि आप फीचर्स किनको ले रहे हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लोकल बाइनरी पैटर्न का फीचर नहीं लिया, हमने फीचर लिया हिस्टोग्राम को, स्क्यूनेस को, स्टैंडर्ड डेविएशन को, मीन को। दिस आर द फीचर्स इन अवर करंट प्रोग्राम। ठीक है, एज वेल एज जीएलसीएम भी लेंगे। तो उस तरीके से सारे फीचर्स निकालें, ह्यू के अलग, सैचुरेशन के अलग, वेलोसिटी के अलग। देखो वहां पे हमने आरजीबी टू ग्रे किया था, यहाँ पे आरजीबी टू ग्रे नहीं किया, आरजीबी टू एचएसवी फॉर्मेट किया, और ह्यू के अलग फीचर्स निकाले, सैचुरेशन के अलग निकाले, वैल्यू के अलग निकाले। एचएसवी फॉर्मेट जो होता है ये, ठीक है, एचएसवी जो आपका फॉर्मेट होता है ना, उसके अलग अलग अपन ने फीचर्स निकाल लिए। ह्यू से कलर चेंज होता है, सैचुरेशन से जो लाइट है, किसी कलर में जो लाइट है वो कम ज्यादा होता है, और वैल्यू से किसी कलर में व्हाइट एलिमेंट कम और ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने कुछ फीचर्स निकाल लिए हैं। वे सेम प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं है। हमने 41 इमेजेस ली, 41 इमेजेस के अलग फीचर लिए यहाँ पे। फिर हमने एक टेस्ट इमेज ली, उसके भी सेम फीचर्स वही निकाले। ठीक है, बट अब फीचर्स क्या है अपने? एचएसवी का इंटेंसिटी, एचएसवी का मेन, स्टैंडर्ड डेविएशन, हिस्टोग्रामिक वैल्यूज, और जीएलसीएम। अब देखो ग्रुप ट्रेन, ये वेरिएबल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 1111 मैंने 8 टाइम लिखा, क्यों? क्योंकि हमारा जो पहला शुरू के 8 इमेजेस है वो क्लास 1 को बिलोंग करती है, उसके अंदर 7 टाइम में ये लिखा है, ये 7 ही इमेजेस है ना। अपने जो बी है ना, ये आपका जो सेकंड वाला पैटर्न है उसके लिए केवल 7 है, तो 2 को 7 टाइम लिखा, 3 को देखो 3 टाइम लिखा। 3 टाइम क्यों लिखा भाई? क्योंकि ये वाला जो इमेज है वो 3 है, केवल 1 2 3 इमेजेस। ठीक है, फिर ये क्लास 4 जो है अपने पास 11 टाइम, तो मैंने 4 को 11 टाइम लिखा है, 4 को 11 टाइम लिखा है। फिर 5 के 6 पैटर्न है, 6 के 3 ही है, 7 के 3 है। ठीक है, तो जो है जहां जहां मैप होता है, बस ये ग्रुप ट्रेन को उस हिसाब से लिखना है ना। बस ये बताने के लिए कि आपको नंबर ऑफ क्लासेस चेंज हो गई तो आप चेंज कर लो। ठीक है, उसके अंदर सेम प्रोग्राम है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, जैसा पहले था वैसे अभी भी है। बस 1 2 3 4 5 6 7 क्लास है, मतलब ये क्लास में लिख दूंगा ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी जी के जो पैटर्न्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, तो सपोज करो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, और कोई एक पैटर्न अपन इसको देते हैं। सपोज करो मैंने जी का पैटर्न दिया, तो इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वो जी है, हमारे इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वो जी है। तो देखो इसने क्लास जी रिकॉग्नाइज कर लिया। अगर मैं इसको पैटर्न देता हूँ ए का, तो इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वो ए है। तो इसको अपन सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं करता है। देखो क्लास ए डिटेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे एसवीएम क्लासिफायर अभी भी डिटेक्ट कर रहा है। क्लासिफायर का काम है केवल क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं आपको, फीचर्स। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर डीएफ फंक्शन को देखोगे तो फीचर्स बहुत ज्यादा है, देयर आर सो मेनी फीचर्स, बट ये सारे फीचर्स हमारे उन्हीं के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन कर रहा है। आप फीचर्स कहीं से भी निकालो, एसवीएम का काम है केवल फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई करना। तो चलो आज का क्लास हो गया, मैं अटेंडेंस लोड कर रहा हूँ, एक सेकेंड।